अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौजवान वकीलों, मैं हूँ आपकी खिदमत में एडवोकेट अब्दुल्ला स्वाति। हमारा ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है कि आप लोग बड़े अच्छे तरीके से उसको फॉलो कर रहे होंगे। आपको जो स्कीम ऑफ स्टडी मैंने पहले से दी हुई है उसको आपने फॉलो करना है इंशाअल्लाह ताला। आप सिर्फ पास नहीं करना इस टेस्ट को, लॉ-गैट को सिर्फ पास ही नहीं करना बल्कि अच्छे नंबरों से पास करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। लीगल हिस्ट्री और लीगल हिस्ट्री के अगली जो केस है उसमें केस नंबर 5 है, वो मियां नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये केस है, ये भी केस भी बड़ा अहम केस है। इसमें भी बहुत सारी अहम चीज़ों को सेटल किया गया। तो आइए हम देखते हैं कि इस केस से हमें क्या हासिल होता है। ये केस भी हमें बहुत कुछ तारीख़ के बारे में बताता है और इसका जो हमारा स्कीम ऑफ स्टडी है वो भी उसी तरह रहेगा जिस तरह हम पिछली वीडियोस में चल रहे हैं। आपने उसी स्कीम को फॉलो करना है। अब बैकग्राउंड इस केस का क्या हुआ? अब बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि मियां नवाज शरीफ साहब वाज द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम, और वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उस वक़्त। मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक़्त जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे वो गुलाम खान थे। अच्छा, अब दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट आया किस तरह? कन्फ्लिक्ट दोनों के दरमियान आया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को किस तरह यूज़ करना है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ये थी कि सदर जनाब गुलाम खान साहब ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल का पावर कौन सी थी? 58(2)B की ताकत को इस्तेमाल करते हुए नेशनल असम्बली और हुकूमत जो कि नवाज शरीफ साहब की थी उनको डिसमिस कर दिया। अब इनके दरमियान ये जो रिफ्ट पैदा हुई थी, ये ताकत को अपने तरफ या दूसरे से ताकत के छिन जाने का खौफ की वजह से पैदा हुई थी। 17 अप्रैल 1993 को प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी जज्बाती किस्म की तकरीर की, कौम से ख़िताब किया और कहा कि उनके ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है और पॉलिटिकली जो उनकी हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, और ये सारे एलिमेंट्स जो हैं जो उनकी ताकत को कमज़ोर कर रहे हैं वो उनके रास्ते प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। बड़ा उन्होंने जज्बाती तकरीर की और प्रेसिडेंट गुलाम खान साहब को बड़ा उन्होंने इसमें खींचा। अब इस एड्रेस के बाद अब उन्होंने कहा, अच्छा उसमें ये भी उन्होंने कहा कि जनाब अगर आप ये चाहते हैं कि मैं रिज़ाइन कर दूं और कौमी असम्बली को तोड़ दूं तो ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा, मैं किसी की डिक्टेशन पे नहीं चलूँगा। बस फिर जनाब 24 घंटे के विदिन 24 आवर्स जनाब 18 अप्रैल 1993 को प्रेसिडेंट गुलाम खान साहब ने फिर अपनी उस ताकत को इस्तेमाल किया और आर्टिकल 58(2)B को की तलवार से जनाब असम्बली और नवाज शरीफ साहब को घर भेज दिया। प्रेसिडेंट ने साथ ही आर्डर किया कि नेशनल असम्बली भी डिसॉल्व होगी, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट उसको भी आपने घर भिजवा दिया और साथ में जनरल इलेक्शन का ऐलान कर दिया। केयर टेकर्स कैबिनेट जो है उसको उन्होंने उसी शाम इंस्टॉल कर दिया और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ, तो वो ये दुख लेकर पहुंच गए जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ। ये थे बैकग्राउंड ऑफ द केस। अब हम चलते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस की तरफ। अच्छा, 18 अप्रैल 1993 को प्रेसिडेंट गुलाम खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को डिसमिस किया ऑन द चार्जेस ऑफ करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट। 19 अप्रैल 1993 को बलशेर मिजारी एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर उनको इंस्टॉल किया गया ताकि वो नए इलेक्शन हेल्ड कर सकें। जनरल इलेक्शन वो शेड्यूल पाए 14 जुलाई 1993 को होने का। अच्छा, बलशेर मिजारी साहब का जो एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर था उनका पीरियड 26 मई 1993 को एंड हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल आर्डर को रिवोक करके प्राइम मिनिस्टर को रीइंस्टेट कर दिया। अच्छा, आफ्टर जब डिसमिस हुए प्रेसिडेंट
Mian Nawaz Sharif filed the petition in Supreme Court on 25th April under Article 184(3) of the Constitution. इस पिटीशन में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि वो इस डेजोल्यूशन ऑर्डर को नल एंड वाइड करार दिया। अटॉर्नी जनरल ने इस पिटीशन के ऊपर ऑब्जेक्शन किया और कहा कि जनाब ये मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे अलाउ किया और केस को सुना। 26 मई 1993 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके नेशनल असम्बली और प्राइम मिनिस्टर को रिस्टोर कर दिया। खान साहब ने अदालत के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। इस तरह एक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो गया और फिर नवाज शरीफ साहब ने पूरे मुल्क में वायलेंट किस्म के प्रोटेस्ट का आगाज़ कर दिया। 18 जुलाई 1993 को प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को रिज़ाइन करना पड़ा ड्यू टू दी इंटरवीन फ्रॉम द आर्मी साइड, ताकि मुल्क को पॉलिटिकल क्राइसिस से बचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी वो नवाज शरीफ साहब की बहुत बड़ी फतह थी उस वक़्त। अच्छा, जब रिज़ाइन किया प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने 18 जुलाई 1993 को, तो मोइनुद्दीन अहमद कुरैशी साहब जो है उनको इंपोर्ट किया गया और एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनको इंस्टॉल किया गया। उन्होंने 18 जुलाई 1993 से लेकर 19 अक्टूबर 1993 तक अपना काम किया। जब एक्टिंग प्रेसिडेंट जो उस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट जो थे वो वसीम सज्जाद को बनाया गया। उस वक्त वो चेयरमैन थे सेनेट के और उन्होंने फिर एज एक्टिंग प्रेसिडेंट 18 जुलाई 1993 से लेके 14 नवंबर 1993 तक काम किया। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ 14 नवंबर को 1993 को और फारूक लगारी साहब जो हैं वो उस वक्त पीपीपी के लीडर जो थे उनको एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया गया पीपी की तरफ से, और उन्होंने जो शिकस्त दी थी वसीम सज्जाद साहब को जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट थे PMN के उस वक़्त के। अच्छा, मेन जो लीगल इशू थे वो इस केस में ये थे कि whether the president had the power to dissolve the national assembly under आर्टिकल 58(2)(b of the constitution। अगर है तो फिर क्या उन्होंने अपनी जो पावर है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक परफॉर्म किया या नहीं। आर्गूमेंट्स ऑफ द पार्टी, दोनों पार्टीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने सुना और आर्गूमेंट्स जो पार्टीज़ ने दी वो किस तरह थी। पिटिशनर की तरफ से जो आर्गूमेंट्स आए वो ये थे कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है वो गैर कानूनी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए इस ऑर्डर को जो है वो कैंसिल किया जाए, ये क्योंकि ये ऑर्डर मैलिफाइड, आर्बिट्रेरी और विदाउट एनी वैलिड ग्राउंड्स इनके ऊपर होता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट साहब ने जो अपनी ताकत को इस्तेमाल किया 52(8)(b की सूरत में वो कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स की क्लियर वायलेशन है, और आर्टिकल 17, 19 और 25 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के उनको वायलेट किया गया। और ये उन्होंने ये भी कहा कि जनाब ये जो 184(3) की जो पिटिशन है ये मेंटेनेबल है क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व हैं। रिस्पोंडेंट ने जो जवाब दिया वो ये था कि जी प्रेसिडेंट का आर्डर जो है विद इन द लिमिट ऑफ द पावर है जो सदर को 58(2)(b की सूरत में मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में वो है, और ये उन्होंने उसके मुताबिक इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने अपनी हदूद से पार नहीं किया, और ये कि उन्होंने गुड फेथ ऑफ फॉर द गुड फेथ ऑफ द कंट्री उसके लिए ये इसको एक्सरसाइज किया है, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ साहब की वो अपना ट्रस्ट खो बैठी थी। उन्होंने ये भी आर्गू किया कि ये जो पिटिशन है ये मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि इसमें कोई फंडामेंटल राइट्स या पब्लिक इंफॉर्मेशन का कोई इशू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया जी कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो प्रेसिडेंट के आर्डर थे वो गैर कानूनी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे,
اور اس لیے پریزیڈنٹ کے آرڈر کو نل اینڈ وائٹ قرار دیا جاتا ہے، اور پھر جناب میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ اور نیشنل اسمبلی کو بحال کیا جاتا ہے۔ کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ کوئی ایسی وجہ نہیں تھی جس میں انہوں نے گورنمنٹ نے اپنا کانفیڈنس لوز کیا ہو، جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ کو انکانسٹیٹیوشنلی ایکٹ کرنا پڑے۔ اب اس کیس کا امپیکٹ کیا پڑا ہے؟ اس کیس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑا اس وقت کہ جب ایک آربیٹری یعنی خود ساختہ طاقت کو استعمال کرتے ہوئے صدر نے ایک منتخب حکومت کو ختم کیا، تو اس حکومت کو جب بحال کیا گیا تو اس کا بڑا جمہوریت کے اوپر بڑا اہم اثر پڑا، اور اس نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر بھی جو ہے وہ اچھا اثر ڈالا، کیونکہ جوڈیشری کو ایز اے گارڈین آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ فنڈامنٹل رائٹس کنسیڈر کیا گیا۔ اس کیس کی اس طرح بھی بڑی اہمیت ہے کہ اس کی وجہ سے جمہوریت کا جو پروسیس تھا وہ ریسٹور ہوا، اور جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی جس کو ڈیزالو کیا تھا پریزیڈنٹ نے، اس کو ری انسٹیٹ کیا، واپس کیا، اور ملک پھر فریش الیکشن کی طرف موو کیا اس نے۔ یہ کیس اس لحاظ سے بھی بڑا اہمیت ہے کہ اس کیس کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں جو ری ایویلویٹڈ کیا کہ فنڈامنٹل رائٹس جو اوریجنلی دے آر پرووائڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن، اور ان کی جو گارڈین ہیں وہ کورٹس ہیں۔ 58(2)(b) کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بڑا نیرولی اور اسٹرکٹلی اس کا اسکوپ ہے، اور یہ بھی جو پروویژن ڈالی گئی ہے وہ ایک جرنیل کی طرف سے ڈالی گئی ہے، ڈکٹیٹر کی طرف سے، لہٰذا اس کا استعمال بڑے احتیاط سے کرنا ضروری ہے۔ خیر، اس طرح کر کے جناب یہ کیس اینڈ کو پہنچا۔ اب ہم آتے ہیں جو کیس کے اندر آخری جو پارٹ ہے وہ ہے MCQ پریکٹس ایگزام کا، تو آپ نے اس کو بڑے سکون سے حل کرنا ہے، اور بڑے سوچ سمجھ کے پڑھ کے اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے۔ کلیئر کرنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے حل کر سکیں گے۔ اگر سوال ان پیٹرن سے ہٹ کے بھی آ جائے تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ نے اپنا کانسیپٹ کلیئر کیا تو وہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو پھر آپ انشاءاللہ تعالی بڑی آسانی سے اس کو حل کر سکیں گے، جو سوال جیسا بھی ہو۔ تو یہاں پہ پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں، تو اب آپ اس سوالوں کو پڑھیں اور حل کریں۔
یہ تھا جناب آج کا یہ کیس اپنے اختتام کو پہنچا. آپ کا شکریہ, آپ نے کنٹینیو اس کو جاری رکھا. اس کو شیئر کریں باقی دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ باقی دوست بھی اس کا فائدہ اٹھائیں. اور اگر آپ کسی جگہ پہ کوئی سمجھیں کہ اس کوشچن میں کوئی غلطی ہے, جواب میں کوئی غلطی ہے, تو آپ کمنٹس کر کے اس کو اصلاح کریں تاکہ باقیوں کا فائدہ بھی ہو. تو پھر اگلے کیس تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں پھر اگلے کیس میں. تھینک یو.